नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कनकवली से विधायक राणे ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि जो भाषा में समझते हो ना, उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी किया तो तुम्हारी मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। नीतीश राणे ने कहा कि तुम्हें अगर कौम की चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना, वरना वो जबान हम कहीं पर नहीं रखेंगे। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि खुलेआम सांप्रदायिक तनाव पैदा करके महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। टीएमसी ने 3 बंगाली टीवी न्यूज चैनलों का बाइकआउट किया है। 3 टीवी चैनल हैं एबीपी आनंदा, रिपब्लिक और टीवी 9। इन चैनलों पर बंगाल विरोधी एजेंडे का प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी ने कहा है कि इस चैनल पर जो लोग आते हैं वो टीएमसी के समर्थक बताए जाते हैं और उनसे बुलवाया जाता है। टीएमसी ने लोगों से कहा कि वो गुमराह ना हो, क्योंकि वो पार्टी द्वारा अधिकृत नहीं है। विपक्ष लगातार जाति जनगणना को लेकर आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को प्रमुख मुद्दा बना दिया है। इस बीच आरएसएस इसको लेकर झुक रही है। उसने इसका समर्थन किया है। समर्थन के साथ ही कहा कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस के प्रचार प्रभारी सुनील आम्बेकर ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि निश्चित रूप से सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए, खासकर उन समुदायों या जातियों को टारगेट करने के लिए जो पिछड़े हुए हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उसके लिए अगर कभी सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है तो ये एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है। पहले भी सरकार ने ऐसा डाटा लिया है और इसलिए वो इसे फिर से कर सकती है, लेकिन ये केवल उन समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इसे चुनावों के लिए राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुनील आम्बेकर ने कहा कि एक हिंदू समाज के रूप में जाति और जाति रिलेशन संवेदनशील मुद्दे हैं। ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए इसे बहुत ही संवेदनशीलता से निपटा जाना चाहिए और चुनाव या चुनावी प्रथाओं और राजनीति के आधार पर नहीं। जाति जनगणना के लिए आरएसएस का मौन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा ने पहले इसे कांग्रेस द्वारा हिंदू समाज को विभाजित करने का प्रयास बताया था। बीजेपी के नेता इसके खिलाफ बोलते रहते हैं। कंगना तो चर्चा में बनी हुई है। कांग्रेस ने आरएसएस को लेकर अब कहा है कि आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध किया है। आरएसएस का कहना है कि जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहते, लेकिन लिखकर रख लो, जातिगत जनगणना होकर रहेगी, होगी और कांग्रेस ही कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तथाकथित बुलडोजर न्याय के खिलाफ आलोचना की है। आलोचना करते हुए कहा है कि संपत्तियों को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति की हैं। अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो तो भी उसकी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। गंभीर अपराधों के आरोपियों के घरों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा अक्सर की जाने वाली बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि भले ही वो दोषी हैं, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। हम अखिल भारतीय स्तर पर कुछ दिशा निर्देश बनाने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों के बारे में चिंताओं का ध्यान रखा जा सके। अदालत ने कहा कि किसी पिता का एक जिद्दी बेटा हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर जमीन पर बना घर गिरा दिया जाए तो ऐसा करने का ये तरीका नहीं है। ऐसा विध्वंस तभी हो सकता है जब ढांचा अवैध हो। जिन सेबी प्रमुख माधवी बुच को लेकर हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट जारी की थी, उन पर कांग्रेस ने अब बड़ा आरोप लगाया है। इसने कहा है कि माधवी बुच 2 जगह से सैलरी ले रही थी। कांग्रेस ने सोमवार को उन पर आईसीआईसीआई बैंक में लाभ का पद संभालने और बैंक तथा उसकी सहायक कंपनियों से 16.8 करोड़ रुपए का भारी लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया। इसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से 2024 के बीच बुच को आईसीआईसीआई बैंक से 12.63 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 22.4 लाख रुपए, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं से 2.84 करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई से टीडीएस भुगतान के रूप में 1.10 करोड़ मिले। इसके अलावा उन्हें सेबी से 3.3 करोड़ का वेतन भी मिला है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उसके विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत में ले लिया है।
आपने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें अमानतुल्लाह खान गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट में लिखा, तानाशाह के जुल्म के आगे क्रांतिकारी नहीं झुकेंगे। बीजेपी की ईडी ने फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया है। बीजेपी वाले हमें जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज उतनी मुखर होगी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को जमानत दे दी। कोर्ट में विजय नायर का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को जमानत दी गई है। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में विजय नायर को जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में वैभव कुमार को जमानत दे दी है। वैभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है। वैभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी 100 दिन से अधिक से हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये साधारण चोट का मामला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में वैभव की जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक बुलाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और समिति द्वारा चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार किया जाना चाहिए। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा कि चीन सिर्फ उनको ही आंखें दिखाता है, जबकि वो रूस से अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहा है। ताइवानी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में लाई ने कहा कि चीन ताइवान पर दावा करता है। चीन को क्षेत्रीय अखंडता के बारे में इतनी ही चिंता है तो उसे 19वीं शताब्दी के आखिर में चीनी राजवंश द्वारा रूस को दी गई जमीन वापस लेनी चाहिए। ताइवान के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय आया है जब चीन ने उनके देश के खिलाफ बल प्रयोग के संकेत दिए हैं। खासतौर से लाई चिंग-ते के रुख पर चीन नाराजगी जताता रहा है। लाई को चीन अलगाववादी कहता रहा है। इजराइल में बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये प्रदर्शन गजा में बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव मिलने के बाद शुरू हुए हैं। लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार को बंधक की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करना चाहिए। प्रदर्शनकारी तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य कई शहरों में इजरायली झंडा अपने हाथों में लेकर निकले हैं। उनका कहना है कि पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। जर्मनी में दक्षिणपंथी पार्टी AfD यानी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने पूर्वी राज्य शोरेंजिया में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस पार्टी ने अप्रवासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब कोई दक्षिणपंथी पार्टी जर्मनी में क्षेत्रीय चुनाव जीती है। बता दें, जर्मनी में 1 साल बाद आम चुनाव होने हैं। क्षेत्रीय चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो चांसलर ओलाफ शोल्ज की गठबंधन सरकार के लिए चिंताजनक हैं। भारत के नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में देश को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। नीतीश कुमार ने पुरुष एकल बैडमिंटन की SL3 स्पर्धा के फाइनल में कड़े मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथल को हराकर पैरालंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। 3 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में इसी स्पर्धा में भारत के प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार नीतीश कुमार ने यह खिताब अपने नाम किया। नीतीश कुमार ने डेनियल बेथल को पहले कभी हराया नहीं था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।